हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया यूनिट में स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर सीरीज के फॉर्म में, जो है यूनिट नंबर 9, पीपल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंट, लोक विकास और पर्यावरण। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम पूरा इस यूनिट को डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे एक एक करके, है ना। वीडियो लेक्चर सीरीज में 9 से 10 वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिलेगा इसमें भी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एक सीजी सेट एग्जाम में बात करें या फिर किसी भी स्टेट की एग्जाम में बात करें या यूजीसी नेट एग्जाम की बात करें, तो 4 से 5 क्वेश्चन देखने को आप इस टॉपिक से भी आपको मिल ही जाता है। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। ऐसे ही करके मैं 8 से 10 वीडियो लेक्चर में, जैसे मैं बताया कि 8 से 10 वीडियो लेक्चर सीरीज में हम इसको इस यूनिट को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो भी सिलेबस में जितना भी मेंशन, जो भी पॉइंट्स सिलेबस में मेंशन है, वो हर एक पॉइंट को हम कवर कर लेंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, है ना। तो इसमें जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हो गया, उसको भी देख लेंगे। पॉल्यूशंस के बारे में देख लेंगे, डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन जैसे कि सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, और उसके इम्पैक्ट को भी देखेंगे। अलग अलग जो केमिकल्स जो होते हैं ना, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ओजोन डिप्लेशन हो गया, ओजोन परत का क्षरण जो बोलते हैं जिसको, उसके बारे में भी देखेंगे हम। साथ ही उसको मैकेनिज्म के फॉर्म में भी देखेंगे। उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस कहीं से भी आए, थोड़ा डीपली भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो भी आप लोगों से वो क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो भी हमारे भारत सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जो इन्वायरमेंट को लेकर के जो जो एक्ट बनाए गए हैं, अधिनियम बनाए गए हैं, उसको भी हम देख लेंगे। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और साथ ही साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972। इन सब को भी देखेंगे वाले हैं हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और मैं बता दूं, उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, लास्ट में देखेंगे हम अलग अलग जो वर्ल्ड लेवल पे जो कन्वेंशन हुआ, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, कन्वेंशन एंड बायोडाइवर्सिटी हो गया, जो जैव विविधता के लिए सम्मेलन। तो इन सब से डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, इसको हम डिटेल में समझ लेंगे कि उसमें क्या क्या उसके पॉइंट्स थे, क्या क्या उसके रिकमेंडेशंस थे, उसको भी देखेंगे। और साथ ही साथ कब बना है और क्या क्या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सबको हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये मेनली मेरा एक या दो वीडियो लेक्चर रहेगा, जो इंट्रोडक्शन रहेगा, इसमें जो बेसिक को हम समझ लेते हैं इन्वायरमेंट को। इससे क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा, है ना। एक एक करके हम सीरीज वाइज जो वीडियो लेक्चर को करते जाएंगे, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से ये हमें कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा, एग्जाम में चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आए, लगभग हमसे क्वेश्चन बनने वाले बन जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं मैक्सिमम स्लाइड हिंदी में प्रिपेयर कर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ पे लगेगा मैं इंग्लिश में भी प्रिपेयर करूँगा स्लाइड्स को, ठीक है। बट हिंदी में प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पर इंग्लिश में वर्ड में कन्वर्ट कर दिया हूँ, मतलब बताते जाऊँगा, है ना। तो जो भी इंग्लिश मीडियम से भी देख रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उनके लिए भी आसान होगा समझने में, तो ऐसा प्रॉब्लम की बात नहीं है। और आपको इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। कुछ दिन बाद मिलेगा बट मिल जाएगा, ठीक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वीडियो लेक्चर है ना, पीपल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंट को लेकर के, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बेसिक्स को, एक एक पूरा समझना जरूरी है इसको। जब तक हम बेसिक्स को क्लियर हम नहीं करेंगे ना, हमें क्या होगा, प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा इन्वायरमेंट को लेकर के, है ना। जो अभी तो जलवायु संकट आपको पता है, क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है आजकल, है ना। जो मौसम है, बारिश है, वो किसी भी टाइम हो रहा है, मतलब क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। जलवायु संकट की स्थिति में है, मतलब प्रॉब्लम की स्थिति में है। तो पृथ्वी पर प्रभावी रूप से विद्यमान है, मतलब जलवायु संकट, मतलब क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है कि अर्थ पे भी, हम जो पृथ्वी में जिसमें हम रहते हैं, उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अब इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं रही है कि जैव विविधता का सतत पतन हो रहा है। अब जैव विविधता क्या है, तो जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितने कुछ भी इस पृथ्वी पे है, वो सब क्या है, अपने आप में एक विशिष्ट पहचान रखता है, विविधता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, जैव विविधता। जितने भी स्पीसीज हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, चाहे मनुष्य हो या जानवर हो, जो भी है ना, सब क्या है, अपने आप में एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। यही क्या हमारी विविधता है, तो इसी को बोलते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता का लगातार पतन हो रहा है, पतन हो रहा है मतलब डिप्लीट हो रहा है ना। देख रहे हैं आप, समय के साथ हर एक चीज़ें खत्म होते जा रही है। तो महासागरों का अम्लीकरण हो रहा है, जैसे कि बोलते हैं ना, जो महासागर है, ओशियन है, उनका भी क्या हो, एसिडिफिकेशन होते जा रहा है। मतलब ये सब प्रॉब्लम्स है। तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा है, और इन इन सब चीज़ों के लिए समय समय पर अलग अलग कन्वेंशन कराता है, अलग अलग सम्मेलन करवाता है। उसके अकॉर्डिंग सभी कंट्री को ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो ये हो गया, यूनाइटेड नेशन ने इस चीज़ को लेकर के एक जो बोला है उसको मैंने बता दिया। तो वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जिस पृथ्वी ने मनुष्य को आकार दिया है, अब वही मनुष्य जानबूझकर पृथ्वी को आकार दे रहा है। अब देखिए, जिस पृथ्वी ने मनुष्य को आकार दिया है, मतलब हम जहाँ पर जन्म लिए हैं, है ना, वो हमें उस पृथ्वी से ही तो उन्होंने हमें, मतलब ये पृथ्वी हमारे लिए क्या है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है, पर्यावरण वातावरण दिया है।
अब हम क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा उसको अति ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। दोहन मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान रखना है, इन्वायरमेंट को बचाना भी है, पर्यावरण को बचाना भी है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को पढ़ना बहुत डिटेल में अच्छा होता है और ईजी है और ज़रूरी भी है ना। तो अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ एंथ्रोपोसीन मानव का युग एक भूगर्भिक युग है। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, एंथ्रोपोसीन। तो आपको याद रखना है एंथ्रोपोसीन किससे रिलेटेड है, तो मानव, ह्यूमन से रिलेटेड है ना। तो इन सब चीज़ों को यूनाइटेड नेशन के द्वारा नॉर्मली बोला गया है, उसको मैंने यहाँ पर एक रफली लिया है इन्वायरमेंट को लेकर के। अब हम देखते हैं पर्यावरण की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, बेसिक डेफिनेशन क्या है इन्वायरमेंट का। तो पर्यावरण मूल रूप से फ्रेंच भाषा के इन्विरोनेर है ना, क्या लिखेंगे, इन्वायरमेंट का वर्ड है ये, यहाँ से लिया गया है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी इससे फिर बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि आपको आसानी होगा, ठीक। 1 मिनट। तो किससे लिया गया है, इनविरनोर से लिए शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय समस्त पारिस्थितिकी अथवा समस्त बाह्य दशाएं होता है। इसका मतलब क्या होता है, समस्त पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी है ना, और समस्त बाह्य दशाएं मतलब जो बाहरी जितने भी वातावरण है। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो परि प्लस आवरण होता है, अर्थात जिसमें संपूर्ण जगत घिरा हुआ है। जो हमारे आसपास जितने भी आवरण है, किसके आवरण है, पर्यावरण का वातावरण है, वही क्या है हमारा, जिससे हम घिरे हुए हैं, वो कहलाता है परि प्लस आवरण पर्यावरण, ठीक है। तो प्रकृति में वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण की रचना करते हैं। ये सिंपल सी बात है। सामान्यतः अगर देखें तो किसी स्थान विशेष में मानव के चारों तरफ स्थल, जल, वायु, मृदा आदि का आवरण जिससे वह घिरा हुआ है पर्यावरण कहलाता है। हम जिस भी चीज़ों से हम घिरे हुए, चाहे स्थल हो, जमीन की बात करें, जल से पता है आपको, वायु, हवा तो आपको पता ही है ना, मृदा, मिट्टी, तो हर एक चीज़ से हम घिरे हुए हैं, जिससे हम घिरे हुए हैं वही क्या है, हमारा पर्यावरण है, क्योंकि परि प्लस आवरण पर्यावरण, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, वर्ड को याद रखेंगे, इन्विरोनोर शब्द से ये बना हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। ये वीडियो लेक्चर नॉर्मल इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर है ना। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है कि हम अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करें तथा उन्हें अनुकूल बनाएं। पर्यावरण हमें बहुत कुछ दिया है, हमें इन्वायरमेंट जब बहुत कुछ दिया है तो हम उनका यूज़ या उपयोग उतना ही करें जितना वो हमें दे रहा है ना। हम उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पर्यावरण को लेकर के। तो उनका संरक्षण करना ही क्या है, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण मतलब जितना हमें यूज़ है उतना ही यूज़ करें, ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे वो चीज़ें, है ना। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए एक, ताकि आने वाला पीढ़ी भी उसको यूज़ कर सके और सबके लिए हो। हमें ऐसा नहीं है कि हम लगातार उसका यूज़ करते चले जाएं और प्रॉब्लम हो जाए हम ऐसे भी प्रॉब्लम हमें हो रहा है, आप देख रहे हैं आप, है ना। हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, अगर हम लगातार क्या कर रहे हैं, पेड़ की कटाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ना, ओशियन का इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इन्वायरमेंट मतलब ओवरऑल पर्यावरण का, वातावरण का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रॉब्लम किसको होगा, हमें ही होगा, ठीक है। तो पर्यावरण को संरक्षण करना है। पर्यावरण के साधारणतः 2 स्वरूप होते हैं, देखिए, पहला होता है अनुकूल और दूसरा होता है प्रतिकूल, फेवरेबल और अनफेवरेबल मैक्सिमम। तो अनुकूल क्या होता है, फेवरेबल पर्यावरण उसे कहते हैं जो जीवधारी के अस्तित्व की रक्षा, विकास, पुनरुत्पादन और उन्नति में सहायक होता है। तो ऐसा पर्यावरण जो जितने भी जीवधारी यहाँ पर निवास करते हैं, जो भी इस पर्यावरण में निवास करते हैं हम लोग, है ना, उन सब का क्या हो सके, अस्तित्व मेंटेन रहे, मतलब वो एग्जिस्ट करे, उनका रक्षा हो सके और वो अपना पुनरुत्पादन कर सके, मतलब फिर से जन्म ले और उनको प्रॉब्लम ना हो और उनके उन्नति में सहायक हो। ऐसा पर्यावरण क्या कहलाएगा, अनुकूल। लेकिन इसके विपरीत जो पर्यावरण जीवधारी के अस्तित्व की रक्षा, विकास, पुनरुत्पादन एवं प्रगति पर बाधक होता है, प्रतिकूल पर्यावरण कहलाता है। अभी देखते होंगे आप कि बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो अब नहीं दिखता है, जो पहले दिखता था, बहुत सारे पक्षी है जो पहले दिखता था अब नहीं दिखता है, क्योंकि उनके लिए ये जो अभी इन्वायरमेंट है, जो हम रहते हैं जिस इन्वायरमेंट में, जिस पर्यावरण में, वो प्रतिकूल हो गए उनके लिए, है ना। अगर अनुकूल होता तो वो भी दिखते हमें। तो यही है पर्यावरण के 2 स्वरूप, अनुकूल और प्रतिकूल, फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो हमें फेवरेबल को फेवर करना है और हमें वैसा ही पर्यावरण को बनाना है जिससे सबके लिए ये अनुकूल हो सके, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो पर्यावरण को लेकर के हमें पता होना चाहिए। अब हम आते हैं मेन टॉपिक, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं, इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी हो गया, पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी क्या होता है, इकोलॉजी। देखिए, पारिस्थितिक वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, जैसे समस्त जीव मतलब समझ रहे हैं आप, जो भी जीव जंतु हैं, किसमें,
पर्यावरण में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो, जो भी है ना, यहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं उनका क्या है, भौतिक पर्यावरण मतलब जो जल, वायु, मृदा जो हमने पढ़ा अभी, इन सब के साथ क्या है, अंतर संबंध है, मतलब आपस में सब कनेक्टेड है, एक दूसरे पे निर्भर है। अगर हम जल को ही खत्म कर दें, पानी को खत्म कर दें पूरे इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से, तो भी ये सब जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते। तो अंतर संबंध है। तो जो भी जीव जंतु है, समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण मतलब मैं बताया ना आपको, स्थल, जलवायु, इनके बीच अंतर संबंध है, इंटरकनेक्टेड है। इन्हीं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। ठीक, क्लियर हो गया। पहले जब स्टार्टिंग में इसको इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नस्ट हैकल ने, इन साइंटिस्ट का आपको नाम याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। पारिस्थितिकी वर्ड का भी देने वाला साइंटिस्ट कौन है, अर्नस्ट हैकल, इस चीज को भूलना नहीं है। 1869 में दिया था या किया था जो भी। तो इकोलॉजी वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया था, तो अर्नस्ट हैकल के द्वारा 1869 में 1869 में किया गया था। तो हैकल द्वारा निर्मित इकोलॉजी नामावली का विन्यास ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है। पहला है ओइकोस, जिसका मीनिंग होता है रहने का स्थान, और दूसरा है लोगोस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन। तो जिस भी जगह पे कोई भी चीजें रहने का स्थान है, उसका अध्ययन करना है, क्या है, पारिस्थितिकी कहलाता है। तो इस चीज को भी याद रखेंगे, जब कभी हम पारिस्थितिकी की बात करते हैं ना, तो उनके निवास स्थान में जाकर अध्ययन करने की बात करते हैं, उनको लाना नहीं है। कोई भी जीव जंतु को अलग से ला करके हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, नहीं, जहां वो रहता है वहां पर जाकर के अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो सबसे फर्स्ट टाइम यूज इकोलॉजी वर्ड यूज किया था अर्नस्ट हैकल ने 1869 में, ठीक है, जिसका ओइकोस का मीनिंग होता है रहने का स्थान, और लोगस का मीनिंग होता है आपका अध्ययन करना। तो आगे चलकर ओइकोलॉजी को ही इकोलॉजी कहने जाने लगा। तो आगे चल के जो ओइकोलॉजी था वही क्या बन गया, इकोलॉजी बन गया। इसीलिए आप याद रखना कि इकोलॉजी जो वर्ड है, जो पारिस्थितिकी वर्ड है, जो दिया कौन है, इसको दिया है अर्नस्ट हैकल के द्वारा। तो इस चीज को आप याद रखना है। और एक भी चीज याद रखना है कि 1869 में ये वर्ड दिया गया है। इनसे क्वेश्चंस आ सकता है, इससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इनके द्वारा दिया गया है बोल के, ठीक है। अब देखते हैं वर्तमान समय में पारिस्थितिकी की संकल्पना को व्यापक रूप दे दिया गया। अब इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। अब पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी के अंतर्गत न केवल पौधों एवं जीव जंतु तथा उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वरन मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की अंतर क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो पहले क्या था, जीव जंतु और पेड़ पौधे और जो भौतिक पर्यावरण जो मैंने बताया, जल, वायु, इन सब चीज़ों के अंतर संबंधों का, इनके बीच के रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता था, बल्कि अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया, अब उसको व्यापक रूप दे दिया गया। अब क्या होता है, मानव समाज, साथ ही साथ मानव समाज का जो मनुष्य है और जो समाज है, उनका भी भौतिक पर्यावरण के साथ जो भी अंतर क्रियाएं होती है, उनको भी अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया। अब तो ये हो गया, इसको व्यापक रूप दे दिया गया। इकोलॉजी वर्ड का मीनिंग मैंने समझा दिया। जैसे कि यह अध्ययन उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है। देखो मैं पहले ही बोला हूँ, जो इकोलॉजी है, जो अध्ययन इकोलॉजी है क्या, अंतर संबंधों का अध्ययन। एक चीज में याद रखें आप, जीव जंतु, अब जिसे मानव समाज को भी इंक्लूड कर दिया गया है, और भौतिक पर्यावरण के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज, 3 पॉइंट है। तो जीव जंतु है कैसे पर्यावरण में प्रभावित होते हैं, वातावरण कैसे प्रभावित करते हैं, सब अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या को, उनके समुदाय को, कम्युनिटी को, सबको अध्ययन किया जाता है। यही क्या कहलाता है, आपका इकोलॉजी कहलाता है। अब हम देखते हैं इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र को सर्वप्रथम 1935 में 1935 में आर्थर टांसले, है ना, ने परिभाषित किया है। तो इस वर्ड को भी याद रखेंगे। 1935 में किनके द्वारा दिया गया है, तो आर्थर टांसले के द्वारा दिया गया है पारिस्थितिक तंत्र को, इकोसिस्टम को। तो पारिस्थितिक तंत्र जीवित प्राणियों का, या फिर यूं कहें कि प्रजातियों की जनसंख्या का एक आत्म विनिमय समुदाय है, सेल्फ रेगुलेटिंग कम्युनिटी है। तो पारिस्थितिक तंत्र कैसा, जैसे कि हम तालाब का पारिस्थितिक तंत्र की बात करेंगे। एक तालाब है, तालाब है ना, तो इसमें क्या जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, सब चीज आपस में एक दूसरे से अंतर क्रिया के थ्रू संबंधित है। ये तो ये तालाब क्या है, हमारे लिए एक इकोसिस्टम हो गया। क्या हो गया, इकोसिस्टम। या ऐसे समझ लेते हैं, जैसे हमें इकोलॉजी की मीनिंग मैंने बताया, अध्ययन करना। इकोलॉजी की मीनिंग क्या है, अध्ययन करना, अंतर संबंधों का अध्ययन करना। लेकिन हम अध्ययन कहाँ का करेंगे, तो जिस भी चीज का हम अध्ययन करेंगे ना, उसको एज ए सिस्टम हमें कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब वो एक सिस्टम लेकर के करना पड़ेगा। तो इसी सिस्टम को क्या बोल रहे हैं, इको सिस्टम। अब क्लियर है।
तो जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, जिस भी सिस्टम का, जिस भी तंत्र का हम अध्ययन करना चाहते हैं वो कहलाता है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम कैसा है, ये आपस में जब तालाब, अगर तालाब की बात हम करें नॉर्मली यहाँ पर, तो जो भी जीव जंतु यहाँ पर हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, है ना, वो सब आपस में क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग कम्युनिटी है। मतलब अपने आप को वो सेल्फ विनिमय करके समुदाय के रूप में वो रहते हैं, मतलब रेगुलेट कर रहे हैं अपने आप को, पूरा उनको पता है कैसे रहना है, तो अपने अकॉर्डिंग वो लोग रह रहे हैं। तो इनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमें इकोसिस्टम कहलाता है, जो कि परस्पर एक दूसरे को प्रभाव करते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए अब तालाब की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो एक दूसरे को प्रभावित भी कर रहे हैं और खुद प्रभावित हो रहे हैं वो। तो इस टाइप से इनका एक रेगुलेशन है अपने आप में, अपने संस्था में, अपने तंत्र में, ये कहलाता है इकोसिस्टम। ये निर्जीव और भौतिक पर्यावरण के साथ पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। तो ये निर्जीव है, और जो निर्जीव चीज़ें हैं ना, पेड़ पौधे जो भी है, और भौतिक पर्यावरण के साथ, जलवायु के साथ पदार्थ और ऊर्जा मतलब एनर्जी, पदार्थ मतलब मैटर का आदान प्रदान करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस टाइप के एक सिस्टम को क्या बोलते हैं, जिसका हमें अध्ययन करना रहता है, इकोसिस्टम कहलाता है। जो अध्ययन करने का जो तरीका है वो कहलाता है इकोलॉजी। अब इसको आपको पता होना चाहिए कब दिया गया वर्ड को, और साइंटिस्ट का नाम आपको याद होना ही चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप वन का पारिस्थितिक तंत्र, अगर हम किसी जंगल में चले गए, उस जंगल में अगर हम जाके देखें वहाँ पे कौन कौन से जानवर है, कौन कौन से पेड़ हैं यहाँ पे, है ना, कैसे जानवर का जीवन यापन होता है, हर एक चीज़। तो एक वन, जो एक एरिया हम सेलेक्ट करेंगे ना, वो भी क्या कहलाएगा, एक पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। मतलब वो क्या कहलाएगा, एक इकोसिस्टम कहलाएगा। तो इसलिए बोलते हैं वन का पारिस्थितिक तंत्र। अगला है सागर का पारिस्थितिक तंत्र। अगर हम किसी सागर में चले जाएं, सागर मतलब ओशियन में चले जाएं, है ना, उसमें भी बहुत सारे जीव जंतु हैं उसमें, तो इन सब का स्टडी करना इकोलॉजी। और उस सिस्टम को क्या कहते हैं, वो सिस्टम कहलाता है आपका इकोसिस्टम, जहां पर एक दूसरे को, जीव जंतु जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और अपने आप में रहते हैं, मतलब एक दूसरे से वो कनेक्टेड है अंतर संबंधों के माध्यम से। तो यहाँ तक कि झाड़ियों का झुरमुट भी एक पारिस्थितिक तंत्र है। तो झाड़ियों का एक, अगर एक जगह झाड़ियां हैं बहुत सारा, वो भी क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र है। मतलब समझ गया। तो एक मुक्त पारिस्थितिक तंत्र होता है, ओपन इकोसिस्टम होता है वह, जहां पर क्या होता है, ऊर्जा और पदार्थ का बाह्य संसार के साथ मुक्त आदान प्रदान होता है। तो एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र होता है ओपन इकोसिस्टम, जिसको बोलते हैं, जिसमें पदार्थ मतलब मैटर और एनर्जी का आदान प्रदान बाहर के इन्वायरमेंट से होता है। ठीक। दूसरा होता है बंद पारिस्थितिक तंत्र, जहां पे क्लोज इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं या नाम मात्र का होता है। समझ लीजिए आप, जैसे कि अब तालाब की बात करेंगे हम, तो तालाब क्या है, एक ओपन इकोसिस्टम है। रीजन ये है कि ओपन इकोसिस्टम में एनर्जी जो है सूर्य से आपको मिल रहा है उनको, तालाब को, है ना, और तो इसके थ्रू क्या कर रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये ओपन सिस्टम कहलाता है। लेकिन अगर हम किसी चीज को ऐसा कुछ बना दे जो पैक कर दे, है ना, कुछ कर दे जो बाहर से एनर्जी ना ले सके, जो बाहर से पदार्थ ना ले सके, तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलेंगे, क्लोज इकोसिस्टम। ठीक है, आगे हम देख लेंगे, सबका एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, ये हो गया इकोसिस्टम के बारे में, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं पारिस्थितिकी के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। किसके, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम कैसा होगा, तो पारिस्थितिक तंत्र के मुख्यतः दो प्रकार के संगठक होते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए, ये पारिस्थितिक तंत्र के घटक है, ये ना, पारिस्थितिक तंत्र के घटक। ठीक है, तो दो प्रकार से होते हैं, जैविक घटक और अजैविक। जैविक मतलब बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, अब हम जैविक घटक की बात करेंगे, तो पर्यावरण के जैविक घटक या कारक मिलकर जैविक पर्यावरण की रचना करते हैं। तो पर्यावरण के जैविक घटक, जैविक मतलब जिसमें जीव हो, जीव जंतु की बात करेंगे। अजैविक मतलब जो निर्जीव, या जैविक मतलब सजीव, जिसमें जीव हो। ठीक है, इसके अंतर्गत मुख्यतः उत्पादनकर्ता और उपभोक्ता आते हैं, तो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आते हैं। ठीक है, तो जैविक घटक में मेनली क्या चीज आता है, उत्पादनकर्ता मतलब प्रोड्यूसर्स हो गया, और उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर्स आ गया। इसी को हमें समझना है, क्योंकि बेसिक इन्वायरमेंट में हम इसको पढ़े भी है अपने एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में। तो उत्पादनकर्ता मतलब प्रोड्यूसर्स, या फिर जिसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करते हैं उनको उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, ऐसे जीव जो स्वयं अपनी भोजन की व्यवस्था करते हैं, जो भोजन को उत्पन्न करते हैं, भोजन स्वयं के द्वारा उत्पन्न होता है, उनको बोलते हैं उत्पादक। और जैसे कि हरे पौधे जो होते हैं, आपको देखिए होगे, हरे पौधे जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, क्लोरोफिल की सहायता से, पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो पेड़ पौधे जो हैं, सिंपल से बोलेंगे, हरे पौधे जो बोलते हैं ना, पेड़ पौधे, हरे पौधे, वो क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से सूर्य की उपस्थिति में मतलब एनर्जी मिल जाता है उनको। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होता है, तो पेड़ में पत्तियां होती है, पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सब है ना, डिटेल में पढ़ते हैं बायोलॉजी में। तो इनके प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल से अपना भोजन
स्वयं तैयार कर लेते हैं। जल कहाँ से मिलेगा उनको? रूट से मिलेगा, जड़ से मिलता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ? इन्वायरमेंट में है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों के द्वारा अपना भोजन स्वयं उत्पन्न किया जाता है, इसलिए पेड़ पौधे, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादनकर्ता कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, या फिर ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। इस चीज को भी याद रखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया दो परिवर्तन, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो दो परिवर्तन होते हैं। पहला, अकार्बनिक यौगिक का कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल को लेकर के वो क्या करते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? अकार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन होता है। दूसरा, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जो एनर्जी कहाँ से मिलता है उनको? सौर ऊर्जा से। जो सौर ऊर्जा से एनर्जी मिलता है वो किस में चला जाता है? केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें, है ना, उसमें कन्वर्ट होता है, मतलब रासायनिक ऊर्जा में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका इन फोटोसिंथेसिस इफेक्ट। जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, विधि होती है, उसमें ये दो चीजें होती है, अकार्बनिक पदार्थ का कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन और सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। अभी समझेंगे अकार्बनिक और कार्बनिक को भी समझने वाले, ठीक है। सेकंड देखते हैं उपभोक्ता। सेकंड पॉइंट क्या है? इकोसिस्टम का जो सबसे पहले जैविक घटक को हम पढ़े ना, याद रखना, जैविक घटक में हमने सबसे पहला उत्पादनकर्ता को पढ़ा, फिर हम पढ़ते हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता अपनी भोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए मूलतः उत्पादनकर्ता पर निर्भर होता है। तो उत्पादनकर्ता मतलब प्रोड्यूसर्स पर निर्भर होता है, उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर, सिंपल सी बात है। अब इसमें अलग अलग टाइप, जैसे शाकाहारी होता है, हर्बीवोर्स जिसको बोलते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता यह भोजन अपना सीधे उत्पादनकर्ता से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे खरगोश, बकरी, गाय, मतलब जो हरी घास को खाते हैं, जो जीव जंतुओं को नहीं खाता ना, उनको बोलते हैं हम लोग शाकाहारी, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स बोलते हैं। अब इनका भोजन कहाँ से मिला? ये डायरेक्टली किससे ले रहे हैं? उत्पादनकर्ता से ले रहे हैं, प्रोड्यूसर से ले रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। याद रखना है, ये क्या है? ये प्राथमिक उपभोक्ता है ना। क्या हो गया ये? प्राथमिक उपभोक्ता कौन हुआ? जिसको हम शाकाहारी भी बोल रहे हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता को किसको बोल रहे हैं हम लोग? जो अपनी भोजन की व्यवस्था किससे डायरेक्टली ले रहे हैं? तो उत्पादनकर्ता से, मतलब प्रोड्यूसर से ले रहे हैं। तो ठीक एग्जाम्पल है खरगोश, बकरी, गाय, ये सब चीजें, ठीक। अगला देख लेते हैं, मांसाहारी की बात करते हैं, है ना। इसमें दो होता है, मांसाहारी, शाकाहारी में प्राथमिक उपभोक्ता आ गया। देखिए, शाकाहारी में प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी में द्वितीयक और तृतीयक आ गया। देखते हैं, इनको भोजन दूसरे प्राणी से प्राप्त होते हैं या पादप भोजन कभी नहीं करते, मतलब ये दूसरे प्राणी को ही खा करके, है ना, जीव जंतु को खा करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये पादप भोजन नहीं करते, मतलब पेड़ पौधे को नहीं खाते हैं। जैसे उदाहरण, शेर, बाघ, आपका मेंढक, सांप, किंगफिशर, छिपकली आदि, ठीक है। अब मांसाहारी को दो भाग में बांटा गया। पहला है द्वितीयक मांसाहारी उपभोक्ता, मतलब जैसे कि देखिए, शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता में बांटा गया था, तो ऐसी मांसाहारी को द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता में। तो मांसाहारी, इसमें क्या है? ये शाकाहारी प्राणियों अर्थात प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, जैसे कि चूहा, मेंढक आदि, ठीक है। उसके बाद है तृतीयक मांसाहारी उपभोक्ता, टर्सरी कार्निवोर्स, जो द्वितीयक मांसाहारी उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि बाघ और बाज आदि। तो ये हो गया एग्जाम्पल। सबसे पहले तो शाकाहारी होता है यहाँ पर, है ना। क्या होता है? सबसे पहले उत्पादनकर्ता। उत्पादनकर्ता क्या किया? भोजन पेड़ पौधों से, मतलब प्रकाश संश्लेषण से बनाए पेड़ पौधे, इनको खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, है ना, जो जो क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको? हर्बीवोर्स जो बोल रहे हैं। उसके बाद इसको खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। उसको खाने वाले तृतीयक उपभोक्ता। तो इस टाइप से ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं, ठीक। तो प्राथमिक को क्या बोल रहे हैं हम लोग? हर्बीवोर्स। इन दोनों को क्या बोल रहे हैं? कार्निवोर्स, मतलब मांसाहारी हो गए, ठीक। एक होता है जो दोनों को खाता है, सर्वाहारी। देखो, थर्ड होता है सर्वाहारी, जो मांसाहारी शाकाहारी दोनों ही होते हैं, अर्थात मनुष्य, कुत्ता, भालू, मैना, चींटी, ये सब क्या एग्जाम्पल है इनके, जो क्या है? सर्वाहारी है, मतलब ओमनीवोर्स है, ओमनीवोर्स है, ठीक है। ये क्लियर। अब हम देखते हैं अपघटक। अब इसका फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है? अपघटक है। जैविक घटक में ही जो जैविक घटक हम पढ़े, दो घटक पढ़े, जैविक और अजैविक, उसमें दो हमने देख लिया। क्या क्या देखा हमने? सबसे पहले देखा उत्पादनकर्ता, फिर उपभोक्ता, और थर्ड है अपघटक, डिकम्पोजर्स। ये मृतोपजीवी, कवक, जीवाणु आते हैं इसमें। ये मृत प्राणियों तथा पौधों का भोजन करते हैं। इनको मृतजीवी, सड़ी हुई वनस्पति पर जीने वाला पौधा या सेप्रोफाइट्स, रिड्यूसर्स आदि भी कहा जाता है। तो जो मृतोपजीवी या कवक, जीवाणु होते हैं ना, ये मेनली ये क्या करते हैं? अपघटक है। जैसे कोई भी प्राणी, मृत प्राणी, मतलब कोई मरने के बाद, चाहे जीव जंतु मर जाते हैं, तो उनके जो शरीर है उनको क्या करता है? ये अपना भोजन बना लेता है, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके अपघटन का काम करता है, डिकम्पोज करने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोला है?
अपघटक करते हैं। तो इन्वायरमेंट में इनका भी बहुत यूज़ है ना। अगर ये ना रहे, अपघटक भी ना रहे, डिकम्पोजर्स ना रहे, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, इन्वायरमेंट अनबैलेंस भी हो जाएगा। तो समझ आ गया आपको, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, ये तीन घटक किसमें मिल गए, जैविक का। अब हम पढ़ते हैं अजैविक घटक। अजैविक जैविक घटक का स्वरूप जैव जगत की भांति ही जटिल है। इसके अंतर्गत जैव जगत को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले प्राकृतिक पर्यावरण के सभी तत्व मुख्यतः आते हैं। अब देखिए, जो भी जैविक घटक हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि उत्पादनकर्ता जो भी पेड़ पौधे को भी जैविक घटक में लिया गया है ना, पेड़ पौधों को भी जैविक घटक में लिया गया, याद रखना है। तो जो उत्पादन करता है, अब ये किस पे डिपेंड है, एक कैसे किससे इनका भोजन बनेगा। तो इनका भोजन बनने के पीछे रीजन क्या है, सौर एनर्जी, सौर ऊर्जा, और क्या है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब कहाँ, ये सब क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें क्या है, अजैविक घटक है, अजैविक घटक है। समझ में आ गया। एनर्जी, जल, वायु, जो भी केमिकल है, ये सब क्या है, अजैविक घटक में आते हैं। तो इनके ऊपर भी तो डिपेंड है, ये उत्पादन करता जो प्रोड्यूसर्स है, किस पे डिपेंड है, अजैविक घटक पे डिपेंड है, इसीलिए लिखा है। अतः अजैविक घटक भी पारिस्थितिक तंत्र का विशेष महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। इनके निम्नलिखित घटक होते हैं। तो सबसे पहला अकार्बनिक घटक, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, जैसे कि मृदा, जल, वायु, प्रकाश, खनिज तत्व, तो ये सब क्या है, अकार्बनिक घटक। मैंने बताया था अकार्बनिक घटक। दूसरा क्या है, कार्बनिक घटक, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, ये सब क्या है, कार्बनिक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, से सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। और लास्ट में आता है फिजिकल घटक, फिजिकल कंपोनेंट्स, जो कि है भौतिक घटक में जलवायु, ताप, प्रकाश, ऊर्जा, सौर ऊर्जा। पृथ्वी पर मुख्यतः दो प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं, स्थलीय और जली। तो यहाँ पर तीन घटक की हमने बात किया। अकार्बनिक में जो मृदा, जल, वायु, प्रकाश आ गया, आप देख रहे हैं। कार्बनिक में आपको जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड है, सब आ गया। और भौतिक घटक जो पर्यावरणीय घटक है, ये क्या है आपका, जलवायु। देखो, वायु नहीं, जलवायु, जो आसपास के आपके वातावरण का टेम्परेचर, ताप, प्रकाश, सौर ऊर्जा का ऊर्जा, ये सब चीज़ें, प्रकाश उसमें आ रहा है, लेकिन सौर ऊर्जा किस में आ रहा है, भौतिक घटक में आ रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा है यहाँ पर। नॉर्मली इन्वायरमेंट का ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर था इस यूनिट का। तो एक बेसिक को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इस चीज़ों को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकोलॉजी वर्ड को सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है। तो आपको याद है, अर्नस्ट हैकल के द्वारा 1869 में। वैसे इकोसिस्टम वर्ड को किसने दिया है, तो आर्थर टांसले के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया, 1935 में। और थोड़ा बहुत जैविक घटक और अजैविक घटक, उपभोक्ता, इन सब के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा आप लोगों को खाद्य श्रृंखला, है ना, फूड चेन, और मंडल, जो वायुमंडल के जो चार परत होते हैं ना, ओजोन मंडल, आपका आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयोनोस्फीयर, जो भी स्ट्रेटोस्फीयर, इन सब को हम एक एक करके एक्सप्लेन कर लेंगे 2 वीडियो लेक्चर में। देन हम अगला हमारा जो रहेगा वो पॉल्यूशन पे रहेगा। ऐसे करके हम पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज को कंप्लीट करने वाले। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।